पिछले क्लास में सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में जो मैंने बताया है आपने ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। जब कभी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, हमारे क्लास को देखिए, इसके बाद आप टेक्स्ट बुक को भी रीड ज़रूर कीजिए। मैं बहुत सारे टेक्स्ट बुक आपको रीड करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन NCERT चाहे वो कैसा भी लिखा गया हो, मेरे बताने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ना भी समझ में आए, आप उसको रीड जरूर कीजिए। मैंने HC वर्मा बुक को सेंटर में ले करके अपने पढ़ाने के स्टाइल को डिज़ाइन किया है। तो आप उस बुक को भी समय मिले तो उसके थियरी को रीड कीजिए। क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। जनरली मैं आपको HC वर्मा के क्वेश्चन और NCERT का भी क्वेश्चन मैं आपको स्पेसिफिकली बता भी देता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर कीजिए। और जब एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो पूरा ही चैप्टर आपको करना चाहिए। एज ए सीरियस स्टूडेंट ऑफ IIT, JEE मेन और JEE एडवांस, आपको एटलीस्ट इतना सा थियरी तो करना ही होगा। इससे भी ज़्यादा थियरी का बुक है। समय अगर हो तो आप थियरी जितना पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका जगेगा, लेकिन क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे तो उसी थियरी से आपको बहुत सारा दिमाग में कंफ्यूजन भी आता है, जिसको कि आपको वीड आउट करना पड़ता है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। हम लोग जिस प्रकार से थियरी का एक एक क्लास आता है मेरे चैनल पर, जब ये एक्चुअली देखिए, मैं जो अपलोड कर रहा हूं इसको मैं चैप्टर 2 बोल रहा हूं, यह बात सही है। लेकिन जो अरिहंत का PYQ बुक मैंने खरीदा है 49 ईयर्स का, उसमें जनरल फिजिक्स के नाम से फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारा चीज दिया हुआ है। इस कारण से मैं एक डिले क्रिएट कर रहा हूं कि जब तक मैं फर्स्ट चैप्टर अरिहंत के बुक से कंप्लीट नहीं कर देता हूं, तब तक मैं उसका PYQ शुरू नहीं करूंगा। एक तो आपको समझने में दिक्कत आएगा, और दूसरा मेरे लिए भी एक बर्डन हो जाएगा कि एक साथ में मैं थियरी भी प्रिपेयर कर रहा हूं और उसके साथ में PYQ भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, जबकि ऑलरेडी थियरी लैगिंग है, ऑलरेडी थियरी टाइम ले रहा है। तो अब किसी और चीज में टाइम देना यह डाइग्रेशन हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वर्नियर कैलिपर सीखेंगे, उसके अगले वीडियो में स्क्रू गेज सीखेंगे। अब ये सब चीज़ आपके NCERT या फिर HC वर्मा बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट के तौर पर, मतलब आपको यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जाता है, और बिसाइड्स यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्नियर कैलिपर का अंडरस्टैंडिंग और स्क्रू गेज का अंडरस्टैंडिंग भी आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको इन चैप्टर्स को भी अभी ही पढ़ना होगा, क्योंकि एरर से रिलेटेड है यह। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्चुअल फिजिक्स में। बीच में थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिक्स भी बताऊंगा। एक तो HC वर्मा में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स बताया हुआ है, लेकिन कुछ और भी फॉर्मूला जो कि आपके NCERT के अपेंडिक्स में दिया हुआ है, उसमें से भी जो जरूरी का फॉर्मूला है, जो बहुत जरूरी फॉर्मूला है, सिंबल है, उसको आपको मैं एक क्लास लेकर के बताना चाहूँगा। चलिए, तो एटलीस्ट आप हमारे फिजिक्स के क्लास में सीरियसनेस के साथ आइए। हम आपको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन प्योर होगा, हमारा इंटरेस्टिंग होगा, इंट्यूटिव होगा। चलिए, अब इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में
नहीं। पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। एक सर्कल है, रेडियस 1.1 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस निकालना है 2 पाई आर। पाई का वैल्यू इंडेफिनिट डिजिट तक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यह अनमेजर्ड एक कांस्टेंट वैल्यू है और हमें पता है। मैंने कुछ डिजिट तक लिया है। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। 22 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, p/q फॉर्म में है और q 0 नहीं है, तो यह एक रैशनल नंबर है और पाई वेल नॉन इरेशनल नंबर है, तो दोनों एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन था। तो हमने कैलकुलेटर में आप 22/7 करके देखिए और कैलकुलेटर में आप पाई इज इक्वल टू करके देखिए। आपके मोबाइल में भी कैलकुलेटर है आजकल, दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो पाई का वैल्यू नियरली 3.1415 है। पाई का वैल्यू नियरली इक्वल टू 22/7 भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 है और यह गलत है। चलिए, खैर मेरा वो अभी इंटेंशन नहीं था टीच करने का। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर मुझे निकालना है। पाई का वैल्यू रख दिया कैलकुलेटर में, यह वैल्यू रख करके और 6.9113 सेंटीमीटर आया। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल भी मैंने निकाला, वेल नोन फॉर्मूला, वेरी इजी नंबर, वैल्यू पाई का 3.1415, 3.801215। कुछ मैंने गलत नहीं किया है, कैलकुलेटर से देख करके किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये 1.1 सेंटीमीटर रेडियस एग्जैक्टली गिवन है, मतलब इट हैज नो एरर, तो यह वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर ये 1.1 सेंटीमीटर मेजर्ड है, अब बहुत बड़ा समस्या है। हमने जो इंस्ट्रूमेंट लेंथ को मेजर करने के लिए किया, वह इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज अ सर्टेन डिजिट, but 0.1 centimeter, that 0.1 centimeter itself is doubtful digit. We are not sure. This digit we are not sure of. इस पॉइंट पर अनसर्टेनिटी लाई कर रहा है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पॉइंट के नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट में श्योर नहीं है अपने नंबर्स को लेकर के, क्या आप ऐसे मेजरमेंट पर पॉइंट के 4 डिजिट बाद श्योर हो पाइएगा कि जिसने आर को सही से मेजर नहीं किया, क्या उसने सरकमफ्रेंस अच्छे से कैलकुलेट किया होगा? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 5। क्या 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसने इस इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज हमने एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा प्रिसीजन हाईली प्रिसाइज हो गया हमारा मेजरमेंट। क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो एरर रेडियस में है, यह भी इससे रिलेटेड एरर इसमें भी चला आया होगा? अगर यह 1 डिजिट तक, यह लेंथ, रेडियस एक लेंथ है, वह 1 डिजिट तक प्रिसाइज था, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, दशमलव के बाद 1 डिजिट तक प्रिसाइज था, क्या सरकमफ्रेंस जो कि वह भी एक लेंथ है, सिंपली एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, कहां तक यह उचित है कि दशमलव के 4 डेसिमल के 4 डिजिट तक, वह 4 डिजिट तक वह प्रिसाइज मेजरमेंट होगा? आप मेजर कर रहे हैं, अगर मेजर नहीं कर रहे थे तो यह करेक्ट था। एग्जाम में लिख करके आइएगा तो गलत होगा। ठीक है,
अभी समस्या देख रहे हैं, फिर हम लोग समाधान भी देखेंगे। समाधान भी देखेंगे। क्यों नहीं इतना प्रिसाइज होना चाहिए? क्योंकि मेजरमेंट ही प्रिसाइज नहीं है। अगर यह प्रिसाइज होता तब तो हम बोलते अरे इसमें तो 1 करोड़ डिजिट भी डालेंगे, 0 0 वहां तक भी सही है, हाँ तब ये सही था। लेकिन अभी नहीं। एरिया में भी यही समस्या है। मैंने मेजर किया बहुत ही घबराते हुए कि रेडियस 1.1 सेंटीमीटर है कि पता नहीं कितना सा है, यह भी सर्टन नहीं हूं मैं। लेकिन एरिया अरे 3.801215, हाईली प्रिसाइज। अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट से डिराइव करता हूं एरिया और रिपोर्ट करता हूं कि सर विथ दिस हाईली इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, हाउएवर रेडियस इज less precise, area is highly precise. How absurd it sounds कि जिससे लेंथ का 1 डिजिट नहीं संभाला जा रहा है पॉइंट के बाद, उससे हम लोग एरिया डिराइव कर रहे हैं और वह तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेक्ट हो गया। गड़बड़ महसूस हुआ? कुछ करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं आप पढ़ाई को बोझ मत बोलिए, लीजिए समस्या और फिक्स कीजिए। क्या यह दिक्कत आएगा कि नहीं? क्या यह डिबेटेबल चीज है कि नहीं? अगर हमारे से प्रीवियस जनरेशन ने इसको ठीक नहीं किया होगा तो क्या आपके जनरेशन बैठ करके इसको ठीक कर रहे होंगे कि नहीं? तो कुछ समस्या को समाधान करके आपको दे दिया है 2 मिनट में सीखने के लिए। ठीक है, समस्या समझ गए? गलत आंसर है ये। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आईआईटी मेन में भी पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मेन में पूछते हैं, एडवांस में इससे ज्यादा जटिल होता है, इतना डायरेक्ट नहीं होता है। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि अगर मेजर्ड वैल्यू में का प्रिसीजन कम है तो डिराइव्ड वैल्यू, उससे डिराइव्ड वैल्यू का भी प्रिसीजन कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। एक कांस्टेंट पाई आकर के, एक कोई दूसरा कांस्टेंट आकर के इसके प्रिसीजन को नहीं बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ाना चाहिए। अपने आत्मा से पूछिए, मन से पूछिए, क्या बोलता है आपका मन। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? रूल, कुछ तो रूल बनाएंगे। क्या रूल बनाएंगे? बहुत ही इंट्यूटिव, जो आपका दिल कह रहा है। जो रेडियस को मैं 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेजर कर पाया इस इंस्ट्रूमेंट से, प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट से, तो सरकमफ्रेंस भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक वैलिड होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस मेजरिंग टूल। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कहां तक है? 6 और 9। या तो उसको मैं 6.9 लिख दूंगा, यानी तो हो सकता है 1 बढ़ जाए। तो देखते हैं, रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपको बताया था, नेक्स्ट डिजिट 5 से कम है तो वैल्यू 6.9 ही रह जाएगा। दिस इज ए करेक्ट वैल्यू। एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको जेईई मेंस में पूछा हुआ है। आप लोगों को पूछ करके देखिए कितना अजीब है कि जो एक छोटे क्लास का कैलकुलेशन है अब उस पर भी डाउट उठ रहा है। उठना चाहिए, आप मेजर कर रहे हैं। हाँ, मेजर नहीं कर रहे हैं तो करेक्ट है। एरिया का आंसर मैं चाहता हूं आप दीजिए। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए? 2। इसको 2 डिजिट कहां तक आ रहा है? 3 और 8। अप्रोक्सीमेट कीजिए, कितना होगा? 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वैल्यू सही है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए
सीख रहे हैं कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि सीखना है। नियम क्या बनाया मैंने? अगर हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओनली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो मेजरमेंट में है उसी से रिलेटेड हमारा डिराइव्ड वैल्यू भी होगा। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट होता है टू मेजरमेंट्स का, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वही आपको रखना है। जैसा कि मैंने यहां पर किया, 1.1 सेंटीमीटर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और यहां पर सरकमफ्रेंस में यह मेजर्ड वैल्यू एक अनदर हाईली एक्यूरेट, हाईली प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि इफ इट वाज ए मेजर्ड वैल्यू इट इज प्रिसाइज टिल इंफिनिटी डिजिट। अब इंफिनिटी कभी रुकने वाला नहीं है, तो एन इंफिनिटली प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है? ठीक है। तो पाई में इंफिनिटी सिग्निफिकेंट डिजिट है, आर में लिमिटेड सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, 2 और इंफिनिटी में छोटा कौन है? 2 है। अब देखिए, कंफ्यूजन में मत जाइए कि मैं इस 2 का बात कर रहा हूं, ये अनदर कांस्टेंट है। इट ऑल्सो हैज इंफिनिटी सिग्निफिकेंट डिजिट, पाई ऑल्सो हैज इंफिनिटी सिग्निफिकेंट डिजिट, आर हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मिनिमम इसका क्या है? यही रेडियस 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। इंफिनिटी और 2 में कंपैरिजन कर लेंगे, छोटा कौन है? 2 है। फाइनल आंसर में क्लियर है, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अब एरिया का बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है यहां पर? पाई में इंफिनिटी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1.1 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इंटू 1.1 क्योंकि स्क्वायर है, उसमें भी टू सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो मिनिमम ऑफ इंफिनिटी 2 एंड 2 हो गया, तो आंसर में आपका 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? ठीक। एक चीज और भी मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी ने अलग से दिया हुआ है, एचसी वर्मा ने नहीं दिया है, लेकिन मैं यहीं पर बताना चाहता हूं। देखिए, अगर एक मेजरिंग टूल से हमने रेडियस को मेजर किया, तो रेडियस में अनसर्टेनिटी कितना होगा? जितना मेजरिंग टूल का लीस्ट काउंट होगा उतना अनसर्टेनिटी होगा। तो अगर मैं रेडियस को 1.1 प्लस माइनस LC लिखता हूं, लिस्ट काउंट हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर हो, जो भी होगा छोटा ही होगा, प्लस माइनस LC लिखता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सरकमफ्रेंस और एरिया में कितना अनसर्टेनिटी रहा होगा? देखते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को मैं कैपिटल C से डिनोट करता हूं। दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड सो इफ आई टेक डिफरेंशिएशन, अब DC को मैं डेल्टा C लिख रहा हूं। आप चाहें तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, लेकिन समय और कंफ्यूजन ज्यादा लगेगा। C को C प्लस डेल्टा C लिखिएगा, R को R प्लस डेल्टा R लिखिएगा। 2 पाई R C है, C कैंसिल हो गया, डेल्टा C आ गया। या फिर आप डिफरेंशिएट दोनों साइड कर दीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू जो क्वांटिटी कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। तो DC, उसको मैं डेल्टा C लिखूंगा। डेल्टा C इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा R। अब डेल्टा R का वैल्यू LC है, 2 पाई इंटू LC। मैंने बोला था समटाइम्स लीस्ट काउंट
का एरर आता है, समटाइम्स उसके मल्टीपल का भी एरर आता है। तो सी का वैल्यू कितना लिखना चाहिए मुझे? मीन वैल्यू कितना है? 6.9 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 पाई इंटू एल सी। ठीक है, अब देखिए, मान लेता हूं मैं कि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है। क्या लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर का हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो आपका रेडियस में जो आप क्लेम कर रहे हैं कि इसी वन में अनसर्टेनिटी है, कहाँ है? अगर आप 0.01 ले लेंगे, इसके बाद के डिजिट में है, इसको फिर आपको 1.10 लिखना था। खैर, क्वेश्चन करेंगे और भी समझ में आएगा। तो अनसर्टेनिटी जब भी होगा तो 0.1 सेंटीमीटर ही होगा। अगर नहीं है तो आर को आपको अपडेट करना पड़ जाएगा। मतलब आप बोल ही रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट में 1 सर्टन है और ये जो पॉइंट के बाद वाला 1 है यह अनसर्टन है, तो दिखना भी चाहिए आपके अनसर्टेनिटी में। ठीक है, चलिए, यहां पर भी आंसर 6.9 है। तो आपका अनसर्टेनिटी कितने डिजिट में होना चाहिए? ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, और वो भी पॉइंट के बाद में ही आना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद नहीं आया सर तो फिर ये भी आपका गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनसर्टन है आपका ये भी। अगर 6 में आ गया ना, अगर 6 में आ गया, करके देख लेते हैं। 2 इंटू 3.1415 इंटू 0.1, 0.628 आ रहा है, प्लस माइनस 0.628, तो इसको 0.628 को हम लोग लिख सकते हैं 6.9 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जैसे कि सरकमफ्रेंस के लिए हाँ, तो यहां पर चूंकि 0.628 आया तो अनसर्टेनिटी लास्ट डिजिट में ही है, तो फिर यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत बड़ा होता, 20 पाई हो जाता, तो यह 6 आ जाता। अगर यह 6 आ जाता तो इसका प्लेस अनसर्टेनिटी का यहां पर आ जाता, मतलब मतलब कि फर्स्ट डिजिट जो है उसी में अनसर्टेनिटी आ जाता। तो क्या करते? 1 डिजिट में इसको अप्रोक्सीमेट करते, तो आंसर उस समय 7 प्लस माइनस 6 हो जाता। लेकिन इतना अनसर्टेनिटी तो होता नहीं है जनरली, ऐसा फैक्टर नहीं रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, कंसेप्ट को समझिए, यह चीज मैंने आपको पहले भी बताया है। एरिया के बारे में अगेन, एरिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। एरर, एरिया में एरर कितना है, यहां पर मैं आपको एरर बता रहा था, है ना। सी प्लस माइनस डेल्टा सी, डेल्टा सी निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया। अगर एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वहीं पर कर देता हूं। इफ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो अनसर्टेनिटी इन ए, हाउ विल इट प्रोपगेट टू ए, कैसे निकालेंगे? एक तो है कि ए प्लस डेल्टा ए कर दीजिए, निकल जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से तो सारा ही बन जाएगा। लेकिन जो एक रूल याद करने के लिए मैंने बोला था और मुझे वो याद नहीं रहता है रूल, मैं मल्टीपल वीडियोस में आपको हमेशा ये बोलूँगा जरूर, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, बहुत कम चीज़ याद रहता है। ठीक है, तो मैं कैसे इसको याद रखता हूँ? इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ए का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी ए हो गया, डी ए दैट मीन्स चेंज इन ए, उसको मैं डेल्टा ए लिखूंगा एरर प्रोपगेशन में। दिस इज इक्वल टू, अब पाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई एक कांस्टेंट है और आर स्क्वायर एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में है, जिसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। मतलब कि आर स्क्वायर का n मतलब 2 हो गया,
और r टू द पावर 2 माइनस 1 r हो गया। और r का डिफरेंशिएशन यहां पर चेन रूल काम करता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में और फिर r को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन आपके मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैं भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बेसिक आपको पता होना चाहिए चेन रूल कैसे काम करता है। बहुत ही आसान है, मैकेनिकल है। जब आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्पेशली फिजिक्स में तो बहुत ही यूज होता है, तो वहां पर आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। ये तो चेन रूल आसान है। तो फिर डेल्टा आर मुझे पता है, कितना है डेल्टा आर? 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू 0.1। 2 पाई आर का वैल्यू कितना है? 6.9113। फाइनली उसको करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6.9113 आया इंटू डेल्टा आर दैट इज 0.1, तो इसका वैल्यू आ गया 0.69113। लेकिन आप ठीक है, अब आप देखिए कि इसका आंसर 3.8 है। एक ही सिग्निफिकेंट, दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। मतलब 3 एक सर्टन डिजिट है और 8 एक अनसर्टन डिजिट है। तो अनसर्टनिटी भी इसी प्लेस में रहना चाहिए। इसके बाद का अनसर्टेनिटी अगर दिखाएंगे तो वह एक सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि जरूरत नहीं है, हमारे प्रिसीजन रिपोर्टिंग को अफेक्ट करेगा, हम वो नहीं करेंगे। इसको इस प्लेस में सर्टेनिटी दिखाना है। मतलब 0.69113 को वन सिग्निफिकेंट डिजिट में, वन डिजिट में अप्रोक्सीमेट करना है। तो 0.69 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा एक डिजिट में। तो अब एरिया भी मालूम है आपको 3.8, अनसर्टेनिटी भी मालूम है एरिया में 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम एरिया को क्या लिख सकते हैं? 3.8 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि हम लोगों ने जो पढ़ा था z इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर, और वहां पे डेल्टा z इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए आया था, मतलब पाई इंटू 2 डेल्टा ए आया था। जिस तरीके से वहां पर किया था हमने कांस्टेंट टाइम्स चलिए ठीक है, ठीक, उसको एक स्टेप और भी मैं दिखा दूंगा तो क्लियर रहेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं फॉर्मूला से नहीं करता हूं, मैं करता हूं डिराइव करके हर बार। तो जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से, चूंकि ये प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है, देखिए देखिए मैंने जो बताया था, जो स्टैंडर्ड रूल है उसके हिसाब से, चूंकि ये a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है, तो यहां पर मुझे डेल्टा ए बाई ए से जाना पड़ेगा। डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू पाई टाइम्स, पाई भी नहीं आएगा, डेल्टा ए बाई ए इज कांस्टेंट का कुछ भी नहीं आएगा, 2 एक्सपोनेंट इनटू डेल्टा आर बाई आर। अब ए, चूंकि ए पाई आर स्क्वायर है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा। ये आर आर कैंसिल हो गया और ये 2 पाई आर डेल्टा आर हो गया। तो बताया मैंने आपको ये है ना, रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, उतना फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता है, आप लोगों को याद रहेगा। मतलब मेरे साथ वाले को याद रहता था, मुझे कम याद रहता है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेता हूँ, टाइम नहीं लगता है।
लेकिन जो आपको बताया था मैंने, जिस प्रोसीजर को आप रिकॉल कर पाइएगा बुक से, वो ये है। पहले रिलेटिव एरर एंड फ्रॉम रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर, और फिर जब चूंकि डेल्टा ए निकल गया, सेम ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, तो आप उसको मीन प्लस माइनस अनसर्टेनिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि क्यों हमें जरूरत है सिग्निफिकेंट डिजिट के मैथमेटिकल ऑपरेशन को बताने का, उसके एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को कैसे हम हैंडल करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट अगर दो मेजर्ड वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या रूल है, अगर उसको ऐड करना है तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें कितना डिजिट आएगा, उसका क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन में क्या क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है और डिवीजन में क्या है। मैंने जो आपको बताया स्क्वायर करके, यहां पर भी एक्चुअली यह रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि सेम नंबर को दो बार, सेम मेजर्ड वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या नियम है, इसके बाद सम का नियम आपको बताया जाएगा। यह आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, दोनों ही करेंगे, समझने से मतलब है आपको, समझिए। फिर आईआईटी का भी क्वेश्चन करेंगे, समझिए। तो एक क्यूब है, उसके साइड को मेजर किया गया एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, और रिलायबली सिग्निफिकेंट डिजिट के करेक्ट रिपोर्टिंग में लेंथ 7.203 मीटर है। यह एक मेजर्ड वैल्यू है। अगर मेजर्ड वैल्यू नहीं है तो यह तो एब्सोल्युटली ट्रू है और उसमें इंफिनिटी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, लेकिन चूंकि यह मेजर्ड वैल्यू है तो यह करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में रिपोर्ट किया गया है। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4, सभी के सभी नंबर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अच्छा, सरफेस एरिया में 6 एक कांस्टेंट जिसमें कि इंफिनिटी सिग्निफिकेंट डिजिट है, इनटू ए जिसमें कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इनटू ए अगेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो मैंने बताया कि जब कभी भी प्रोडक्ट या डिवीजन हो तो आप उसमें से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट हो, जिस कंस्टिट्यूएंट का जो मिनिमम है, वही आपके मल्टीप्लिकेशन के फाइनल आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो इसमें 4 डिजिट रखना है, पॉइंट के बाद नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 रखना है। तो कहां तक जाएंगे? 1 2 3 4, यहीं तक में आंसर होना चाहिए। तो 311 या तो सर्टन डिजिट है और 2 जो है अनसर्टन डिजिट है। अब यहीं तक डिजिट रख सकते हैं, लेकिन रखने से पहले अप्रोक्सीमेशन तो करना पड़ेगा। 2 लिख दूं कि 3 लिख दूं, बस इतना सा ही कंफ्यूजन होता है। क्या होगा? 5 से बड़ा है, 3 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में भी अगेन measured quantity is multiplied with it and again it is multiplied with it. 3 quantities, 3 measured quantities which happen to be the same quantity, so they all will have only 4 significant digit. So even if after multiplication answer should have only 4 significant digit. तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 7 तक आ रहा है, 7 ही आएगा या अप्रोक्सीमेशन होके 8 हो जाएगा? 7 ही आएगा क्योंकि ये 1 से छोटा है। मीटर क्यूब, सही है। चलिए, तो यह एक पुराना जो मैंने बताया था उसी के जैसा क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन डिवीजन का भी ले लेंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सबसे मिला करके। यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लिसिटली इसको बोला है और जरूरी है ये चीज। एच.सी. वर्मा बुक में ये सब चीज नहीं बोला है, बोलना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक होना चाहिए, शायद होगा भी, लेकिन मैंने ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं पढ़ा। हो सकता है फिजिक्स गैलेक्सी में होगा, मैंने नहीं पढ़ा है। बड़ा बुक देख करके मुझे डर लगता है कि इतना समय लगेगा, कब रिवीजन करेंगे। लेकिन जो छोटा छोटा बुक्स हमारे पास है, एनसीईआरटी और एच.सी. वर्मा, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। 2-4 पेज ज्यादा हो, लेकिन लगभग चीज होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखेंगे। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आसान है, कुछ भी नहीं है। इसमें आपको डेंसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और आपके बुक में दोनों क्वांटिटी एक मेजर्ड क्वांटिटी है। अगर मेजर्ड नहीं है तो फिर आंसर अलग होगा, ठीक है। 5.74 और 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका रेशियो हमें बताना है, कैलकुलेटर में करके देख लेंगे। 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, 4.7833 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये 3 बहुत बार है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा मैं ऑगमेंट करना चाहता हूं। अगर मास एक मेजर्ड क्वांटिटी नहीं होता, नहीं, पहले तो सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। अभी अगर मास एक मेजर्ड क्वांटिटी है, जो कि है, तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3। और वॉल्यूम अगर एक मेजर्ड क्वांटिटी है तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 1 and 2 2। अगर मास एक मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 5.74000000, करोड़ों जीरो, इंफिनिटी डिजिट्स। अगर वॉल्यूम एक मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, मेजर नहीं किया गया है, बल्कि वी नो दिस, तो इंफिनिटी है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसके सिग्निफिकेंट डिजिट का बात होता है। अनमेजर्ड क्वांटिटी में ऑलवेज कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे कि उसमें इंफिनिटी डिजिट्स है। चलिए, लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा है कि अगर मास में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि इसको मैंने मेजर किया है, अगर वॉल्यूम में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि मैंने इसको मेजर किया है, तो इसके डिवीजन या प्रोडक्ट में भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। यहां पे 3, यहां पे 2, मिनिमम इज 2। ये जो आंसर है 4.78333, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। एक तो 4 हो गया और दूसरा 7 लिख दूं मैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। 7 के बाद 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4.8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इतना सा ही काफी है आपको। हाँ, एक चीज जो मैं इसके पहले भी बताना चाहा, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा स्लिप कर गया, भूल गया। देखिए, चाहे प्रोडक्ट हो या फिर डिवीजन हो,
अगर इसके बाद भी ऑपरेशन होना है, अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी ऑपरेशन होना है इसके बाद, तो यह बीच के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेप हो गया, यह पार्ट एक इंटरमीडिएट स्टेप हो गया। इसके बाद भी अगर कुछ है तो उस केस में आप 4.8 मत रखिएगा, एक सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा रखिएगा। सर ऐसा क्यों है? देखिए, आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दिया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली आपको क्लासरूम में ये सब चीज इस तरीके से नहीं बताया जाता है। उसका रीजन है कि इस सब चीज में टाइम लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 9.58 एक मेजर्ड क्वांटिटी है और आप उसका रेसिप्रोकल निकाल करके आंसर दे रहे हैं। तो इसका रेसिप्रोकल आ रहा है 0.1044। कितना डिजिट रखेंगे? चूंकि हमारे मेजर्ड क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट करने के लिए 104, लेकिन उसके बाद भी तो 4 है, तो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। तो 0.104 हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी इंटरमीडिएट स्टेप है और आपने ये इसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आगे बढ़ने के लिए गए, अगर ये आपका फाइनल आंसर है तो ये करेक्ट है, लेकिन इसके बाद अगर यूज हो रहा है कहीं पर, मान लीजिए कि यही क्वांटिटी फिर किसी डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो आपको एक सिग्निफिकेंट प्लेस ज्यादा रखना चाहिए अपने इंटरमीडिएट स्टेप में। मान लीजिए आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये कहां से नया नियम निकाल दिया हम लोगों को परेशान करने के लिए? अभी बताता हूं। ये चूंकि आपने इसको ड्रॉप कर दिया और अब आपको जरूरत आ रहा है 0.104 को फिर से रेसिप्रोकल लेने के लिए, तो जब आप इसको कीजिएगा तो इसका वैल्यू 9.62 आ जाएगा। अननेसेसरी, इसके रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल लिया तो दोनों सेम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक डिजिट ज्यादा रखते तो आपका आंसर फिर से 9.8 आ जाएगा। मतलब क्या है? एट इंटरमीडिएट स्टेज in the calculation of significant digit, whether it is sum, difference, product or division, keep one extra digit. If you do not keep one extra digit because you approximated to the correct significant digit, approximation might have removed some of the digit that may have significant impact upon its reciprocal और मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वहां पर ऐसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फाइनल आंसर को करेक्टली आंसर देंगे, लेकिन बीच का जो स्टेप है उसमें एक डिजिट बढ़ा करके रखेंगे। समझ में आया? आईआईटी का क्वेश्चन बनाइएगा, भर भर के इस्तेमाल आएगा और एडवांस में आपको क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं वो लोग। आजकल तो मुझे लग रहा है कि मतलब 2014 के बाद से आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल ग्राउंड पे पूछा जा रहा है। 2020 वगैरह कोरोना टाइम में भी सरकार ने आपको राहत दिया था बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन तो वैसा ही है, दिल खुश हो जाए। मैं कहानियां बताऊंगा आपको, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है पहले, मैं बताऊंगा तो आप लोग जरूर आइडेंटिफाई कर सकिएगा। ये पेन है, 2 फिंगर पर रख लीजिए, माइक में हटा रहा।
क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मैजिक कि एक बार वह एक फिंगर पर स्लिप करता है पेन और दूसरे बार दूसरे फिंगर पर स्लिप करता है। इतना बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन है यह स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को लेकर के, मतलब मेरा मन खुश हो गया। और यह सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मजेदार क्वेश्चन करेंगे। चलिए, समय भी अच्छा खासा ही हो गया है और एक सम और डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके बाद आपको इस क्लास से छुट्टी मिल जाएगा। तो सम टाइप के लिए मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा और क्लियर हो जाएगा। छोटा सा है, 2 मिनट का, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट टाइप का आप NCERT के एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज को कर लीजिएगा और HC वर्मा से सॉल्व में 2.18 है और एक्सरसाइज में 34 और 35 है। आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम टाइप या डिफरेंस टाइप। जोड़ने या घटाने को लेकर के नियम इस प्रकार से है कि अगर आपको रिपोर्टिंग अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में दिया गया है, यहां पर 3 नंबर्स दिया है, ये 2732.10 है, दिख भी रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बीच में लाइन आया है इसलिए मैंने बोल दिया। तो जैसे कि प्रोडक्ट में किया था कि कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वह होगा। लेकिन सम टाइप या डिफरेंस टाइप में जब आप सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या डिफरेंस लेना चाहते हैं, वहां पर होता है कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहां पर 3 नंबर मेजरमेंट का नंबर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में दिया गया है। अगर इसमें कोई एक नंबर कांस्टेंट दे दिया जाता तो उसको कैसे ऐड करते? उसमें इन्फिनिटी डिजिट्स होता है तो उसको भी सिंपली ऐड करते, क्योंकि हम लोग मिनिमम नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें डिजिट्स है उसके हिसाब से आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जो HC वर्मा के बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिया गया है 2.18, इवेल्युएट इसको करके मल्टीप्लाई 33 से करने के लिए बोला है। मैंने क्या बोला कि अगर यह फाइनल आंसर में आपको मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेप में आपको एक सिग्निफिकेंट डिजिट तो जरूर ही ज्यादा रखना होता है। मैं बताता हूं प्रैक्टिकली मैं क्या करता हूं। मैं 1 नहीं 2-3 डिजिट रखता हूं ज्यादा, ऐड करने के बाद अप्रोक्सीमेट करता हूं और वही सही है। कम से कम 1-2 डिजिट तो आपको जरूर ज्यादा रखना चाहिए। मैं रखता तो सारे ही हूं, लास्ट में आपको अप्रोक्सीमेट करना चाहिए। इस बुक में इस एग्जाम्पल में अप्रोक्सीमेट पहले ही कर दिया है। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा मैं नहीं करता हूं क्योंकि गलत आने का संभावना होता है। क्यों गलत आने की संभावना होता है? अगर मान लीजिए ईच नंबर को पहले आप अप्रोक्सीमेट कर दें तो फाइनल आंसर में कितनी बार अप्रोक्सीमेशन का इफेक्ट आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा नहीं करेंगे। फाइनल आंसर करेक्ट आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ईच इंटरमीडिएट स्टेप भी करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं, फाइनल आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे फाइनल आंसर में जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा? तो देखते हैं, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 भी डिजिट नहीं है,
इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहां पर हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट को इग्नोर कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ पॉइंट आ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट का जो रूल प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए पढ़ा है वह यहाँ पर लागू बिल्कुल नहीं होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हम लोग कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्टिंग में है, कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, ओनली डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, वह जिसमें भी मिनिमम है वही रखना है। समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। 2 0 0 7 ऐड कर रहा हूं 7 8 9 एंड 2। यह आया। अब इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट रखना है? एक भी डिजिट नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि सबसे मिनिमम में तो 234 पॉइंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि डेसिमल के बाद एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है। इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो सबसे कम हुआ डेसिमल के बाद 0 डिजिट, है ही नहीं डिजिट। तो हमें भी इसको डेसिमल के बाद में नहीं रखना है, इसको अब अप्रॉक्सीमेट कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 298 के बाद 7 तक में ही अप्रोक्सीमेट करना है। कहीं भी सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं बोल रहा हूं। जो डिजिट है डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं में कर रहा है अप्रोक्सीमेट। तो डेसिमल के पहले क्या है? ये 2987, 298 तक तो लिख दिया। अभी 7 को 7 लिख दूं कि 8 लिख दूं? कैसे पता करेंगे? 7 के बाद देखिए 7.5 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, 7.7 आ रहा है, मतलब इस 7 को 1 बढ़ा देंगे। समझ में आया? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होगा। और अगर मैं आपके एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं तो यहां भी 2987 के बाद इंटू 13 करने का होगा, मैं करूंगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेप में मैं अप्रोक्सीमेट करता ही नहीं हूं, करना ही नहीं चाहिए आपको। नियम है एक डिजिट रखने का, लेकिन ज्यादा ही रख लेंगे तो क्या होगा? फाइनल आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। जो इस HC वर्मा बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ईच स्टेप को अप्रोक्सीमेट करने के लिए लॉजिकली यह करेक्ट मेथड नहीं है। आप इस प्रकार से कीजिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा आपका रीजनिंग जो है कंसिस्टेंट होगा। चलिए, और एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहता था। इन 2 क्वेश्चन को देखिए, कुछ भी ज़्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। दोनों में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट का कहीं भी बात नहीं हो रहा है, सम टाइप ऐड करने में, डिफरेंस करने में। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग अगर कंफ्यूजन में हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट को तो रखना ही पड़ेगा,
अभी आप देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। यह सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बोला एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट को देखते ही नहीं हम लोग। उसका एक अलग ही नियम है कि डेसिमल के बाद के मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट को हम लोग रखेंगे। इसी चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यह एग्जाम्पल लिया है। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ गया, आपका फाइनल आंसर ज्यादा प्रिसाइज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कभी कभी बढ़ भी जाता है सम टाइप में, जोड़ने में। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? ऑफ कोर्स 3। इसमें कितना है? 3। क्यों 3? क्योंकि डेसिमल के बाद का जो जीरो है, एक नॉन जीरो नंबर के बाद, वह जितना जीरो आएगा वह प्रिसीजन को दिखाता है। आपने 1 सेंटीमीटर बोला, इससे ज्यादा प्रिसाइज है 1.00 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल है। और क्योंकि मुझे याद ये सब कुछ नहीं रहता है, मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं 45 सेंटीमीटर ले लूँगा और उसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको मैं माइक्रोमीटर में कर दूंगा, उसको मैं मीटर में कर दूंगा कन्वर्ट, तो उससे मुझे पता चल जाता है। ठीक है, यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल आंसर में कितना है? 1। यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट देखिए, ये तो 0 ही है, अभी सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरू नहीं हुआ। ये भी 0 ही है, अभी शुरू ही नहीं हुआ। या डेसिमल के पहले जो 0 आता है उसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा वही कीजिए, 8 सेंटीमीटर को लीजिए और उसको आप 8 मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यह 0 तो सिंपली यूनिट कन्वर्जन से आता है, या आप जैसे याद रख सकते हैं, मैं ऐसे रखता हूं। अभी 8 आया, हाँ, अब सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरू हो गया। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है फाइनल आंसर में? 1। कितना था? 3 and 3। फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट 1। इसमें क्या? 3 and 3 सेमी एग्जाम्पल है, और फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट 4। तो ऐड करने से या डिफरेंस करने से सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऐड करने से बढ़ सकता है और नहीं, ऐड करने से भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एग्जाम्पल तो अभी हमारे पास में है, ये इसमें देखिए 21.6002 और 3-4 जीरो में बढ़ा सकता था, लेकिन फाइनल आंसर में 2988, मात्र 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, फिर भी आंसर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आया ना। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हम उसको कंप्लीट डिसरिगार्ड करते हैं। इसका चर्चा भी मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके NCERT में थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया गया है और मुझे भी बड़ा ही एक्साइटिंग लगा ये। तो आपको जानना चाहिए, स्पष्टता से जानना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं, जब आप पढ़िएगा टेक्स्ट बुक तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्या बोल रहा है। तो डिफरेंस करने के लिए भी सिखा दिया कि सेम ही नियम है। जरा सा ऐड और डिफरेंस एक बार और मॉडिफाई करके देखते हैं। अगर इस प्रश्न में 6.78 और 6.7 को ऐड करने देता, तब हम लोग कैसे ऐड करते, और 6.78 में सब्ट्रैक्ट करने देता 6.7 को, तब आंसर कितना होता? सिंपली ऐड कर लीजिए, 8, 4 and 1, 3। आंसर तो उतना ही आया, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसमें 1 है और इसमें 2 है। सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर
डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें मिनिमम है, तो इसमें एक है, तो फाइनल आंसर में भी आपका डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, डेसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, एक ही आएगा, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द कंस्टिट्यूएंट नंबर्स जो कि इन्वॉल्व है। ये दोनों कंस्टिट्यूएंट नंबर्स है, मतलब जो इन्वॉल्व नंबर्स है उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ, तो आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर डेसिमल के एक डिजिट में आपको देना है। तो इस 4 को डायरेक्टली लिख दूं कि 5 होगा, अप्रोक्सीमेशन में तो बस इतना सा ही जानना होता है। 4 के बाद का नंबर मोर देन 5 है, तो क्लियर कट बोल रहा है कि 4 को 5 करना पड़ेगा। यही चीज अब वहां भी देखेंगे। देखिए इंटरमीडिएट स्टेप में मैं तो कुछ भी चेंज नहीं करता हूं, आप भी मत कीजिए, फाइनल आंसर में कीजिए, ठीक है। डिफरेंस भी लेंगे तो सेम ही आएगा। कितने डिजिट में देना है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बोल रहा हूं, डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, मतलब कि मेरे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा। जीरो पॉइंट 0 लिख दो कि बढ़ेगा कि 1 होगा, डिपेंड करता है कि नेक्स्ट में जो 8 लिखा हुआ है दैट इज मोर देन 5 और लेस देन 5। मोर देन 5 मतलब कि आंसर 1 हो जाएगा, 0.1। समझ में आया? इतना सा एग्जाम्पल आपका आंख खोलने के लिए काफी है कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग नहीं देखते हैं, बल्कि फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितना पॉइंट होगा वह देखते हैं। और कितना पॉइंट होगा यह डिसाइड करता है कि जो इन्वॉल्व नंबर्स है उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। अगर डेसिमल के बाद मिनिमम एक ही डिजिट है तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक में आपको अप्रोक्सीमेट कर देना है। अगर डेसिमल के बाद नंबर है ही नहीं तो ऐड करके डेसिमल के बाद भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, आपको डेसिमल के पहले ही अप्रोक्सीमेट कर देना है। लेकिन मैं इस स्टेज पर भी आपको बताता हूं कि अगर जैसा कि आपके एच.सी. वर्मा बुक में दिया गया है कि इसको भी मल्टीप्लाई किया गया है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाएगा इस नंबर को, तो ये स्टेप तो मुझे नहीं, आप ऐसे नहीं समझिएगा। एक इसको 13 से इसमें मल्टीप्लाई किया है, वही एग्जांपल ले लेंगे, 13 से किया, कोई दूसरे नंबर से भी कर सकते थे। तो मान लीजिए कि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 से ज्यादा अच्छा है। चलिए मान लीजिए कि मुझे इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, मैं कुछ भी अप्रोक्सीमेट इसको नहीं करता, चूंकि अगर ये बोला जा रहा है कि इस टोटल नंबर को फाइनली 10 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर देना है। एग्जाम आपके बुक में इंटू 13 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अप्रोक्सीमेशन देखिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा होता, मैं कहीं भी अप्रोक्सीमेट नहीं करता, ये नंबर आया इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर फिर नहीं रह जाएगा। इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देता तो यह 2987 फिर 7 आ जाता। गलत नहीं है, क्वेश्चन ही अलग ले रहा हूं। हाँ 877.002 मैं ऐसे करता और इसके बाद में अप्रोक्सीमेट करता। फाइनल आंसर में सिर्फ मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा।
फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर में कितना डिजिट होना चाहिए? देखिए, आपके इंटरमीडिएट स्टेज पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें तो भर भर के है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है। और 10 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 है कि 2 है? ज्यादातर लोग अभी हो सकता है 2 भी बोल रहे होंगे, 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत काउंटिंग हो चुका है नॉन जीरो नंबर से, तो उसके बाद में अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो रनिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? ओनली 1। फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होना चाहिए? ओनली 1। मतलब इस 2 में ही मुझे आंसर दे देना है, यहीं पे अप्रोक्सीमेट करना है। तो इसका आंसर मैं 2 लिख दूं कि 3 लिख दूं? 2 के बाद का नंबर देखिए, मोर देन 5 है, 9 है लिखा हुआ, ये 3 हो जाएगा। यह सब तो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा। हाँ, क्या मैं ये 002 सब लिख सकता हूं पॉइंट में? पॉइंट अगर डाला आपने तब तो ये सारा जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप पॉइंट जीरो भी लिख देंगे ना, सारा ही डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो पॉइंट वगैरह नहीं होगा, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी अगर मैं पॉइंट नहीं डालता हूं तो पहला डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, काउंटिंग शुरू हो गया। अब इसके बाद चूंकि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ऑल ऑफ द रनिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। कैसे करते हैं सर, कैसे आप याद रखते हैं? वही मैं करता हूं। 1 किलोमीटर लीजिए, उसको मीटर में चेंज कीजिए। अरे पहले तो 1 था, अभी तो 1000 हो गया। मतलब कि यह तो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन से आ रहा है। मैं ऐसे ही रिकॉल करता हूं, हर बार ऐसे करता हूं, ठीक है? या आप याद रख लीजिए अगर आपको याद रह सकता है तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 है। होना कितना चाहिए? चूंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं फाइनली, तो प्रोडक्ट में जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो कि 10 में ओनली 1 है, तो आंसर में भी ओनली 1 होना चाहिए, ओनली 1 डिजिट। तो या तो 2 लिख दीजिए या देख लीजिए कि 2 कहीं 3 होगा क्या। नंबर नहीं चेंज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। इन जगहों पर जीरो लिख रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं कि 3 लिख दीजिएगा। मतलब अगर 29,000 है तो 30,000 हो गया, ये है। ऐसा नहीं है कि वो 3 हो जाएगा, मतलब कम कम ज़्यादा नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, उसी ऑर्डर में होगा। नंबर जो है अगर 29,000 है तो 30,000 होगा, ऐसा है। ठीक है, समझ में आया? तो सम टाइप में मैं चाहता हूं कि अभी 1.12 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, अच्छा क्वेश्चन है, ये सब करना चाहिए। 2.12 कर लीजिएगा। और एच सी वर्मा में 2 पॉइंट नहीं 1.12 आपके एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में है। और एग्जाम्पल 2.12 देखना होगा। एच सी वर्मा नहीं, एग्जाम्पल 2.12, मतलब कि एच सी वर्मा बुक में एग्जाम्पल 2.12 कर लीजिएगा। मैं जरा देख लूं। आपके एच सी वर्मा बुक में
एक सिंपल सम करने के लिए दिया हुआ है, तो वहां से आप कर सकते हैं। एचसी वर्मा में एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल आपको बुक के अंदर मिलेगा। 2.12 कीजिएगा और सॉल्व 2.18 मैंने बोला था। जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, थोड़ा डिजिट मैंने चेंज कर दिया लास्ट में। आप इसके सॉल्व्ड क्वेश्चन 2.18 को भी कीजिएगा। दूसरा, मैंने जो इसके पहले प्रोडक्ट टाइप में बोला था कि एचसी वर्मा से क्वेश्चन नंबर 34 35 कर लीजिएगा, मैं देख पा रहा हूं कि वह सम टाइप का ही है, तो आप उसको भी कर लीजिएगा। वो प्रोडक्ट टाइप का है नहीं। वो एचसी वर्मा का एक्सरसाइज 2 मतलब 34 एंड 35 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर से। और तो मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए, इट डजंट मैटर। एचसी वर्मा एग्जाम्पल 2.11। प्रोडक्ट टाइप में आप एचसी वर्मा का एग्जाम्पल 2.11 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो लगभग यह क्लास हो गया। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा खत्म होता है। अब हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ेंगे और उसके बाद वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर वेक्टर्स पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा हमारा आपको क्लासेस कैसा लग रहा है। मैं बहुत ही स्पष्टता से बताने का कोशिश करता हूँ, समय लगता है मुझे, लेकिन आप समझेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। चैनल पर जेईई मेन का पीवाईक्यू और जेईई एडवांस का पीवाईक्यू दोनों ही आएगा। बस ये जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये सारा टॉपिक है, एक जनरल फिजिक्स से रिलेटेड, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं उनके पीवाईक्यूज को आपको 10-10 करके 10-10 के ग्रुप्स में मैं डालता रहूँगा। और मैं अरिहंत के लेटेस्ट 49 ईयर्स का जो पीवाईक्यू बुक है, मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ। तो आप उस बुक को ले सकते हैं, कोई प्रमोशन कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए। जैसे कि थियरी के लिए मैंने बोला, आप एनसीईआरटी और एचसी वर्मा पढ़िए, और सेंटर में एचसी वर्मा है, लेकिन एनसीईआरटी में भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि एचसी वर्मा में नहीं है। तो अगर समय हो तो रीड कीजिए, नहीं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। और पीवाईक्यूज के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एक तो इस दोनों बुक का एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, और पीवाईक्यूज आपको 10-10 करके आएगा, वो आता रहेगा वीडियोस, क्योंकि पीवाईक्यू एक सेपरेट टॉपिक है। और वहाँ पर मैं इस रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहूँगा कि मैंने यह पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। 11th का जो पीवाईक्यूज आएगा उसमें यह बंधन है मेरे पर, मैंने खुद रखा है इस बंधन को, कि जब तक मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा नहीं तब तक पीवाईक्यू डालूंगा नहीं। लेकिन मुझे पता है कि इस साल मैं 12th के पोर्शन को नहीं कर सकूंगा, 11th में ही समय लगेगा, तो 12th का डायरेक्टली पीवाईक्यू आता रहेगा, मैं उसका थियोरी नहीं बताऊंगा। 11th का तो पूरा ही थियोरी मैं आपको बताऊंगा। आराम से समझिए और खूब समझिए। और मुझे कमेंट में बताइए, कुछ अगर कन्फ्यूजन रह जाता है, कुछ मेरे पढ़ाने के टेक्निक में अगर आपको दिक्कत दिखता है तो आप बताइए, मैं तैयार हूं बदलने के लिए, मोल्ड करने के लिए। अच्छे से पढ़ाएंगे। फिजिक्स बर्डन का सब्जेक्ट नहीं है, यह आपको वास्तविक दुनिया के रहस्यों को खोलने का मौका देता है,
देखने का मौका देता है। मैं देखता हूं बहुत सारे चैनल पर स्मार्ट बोर्ड पर कुछ एनिमेशन वगैरह करते हैं। फिजिक्स का एनिमेशन मस्तिष्क के अंदर होता है, बंद नजरों से फिजिक्स ज्यादा दिखता है। मुझे बहुत ही सम्मान है इस सब्जेक्ट के प्रति। इसमें जब मैं देखता हूं कि टीचर्स ऑनलाइन ड्रामा में शामिल होते हैं, मुझे इस सब्जेक्ट का अपमान लगता है। थोड़ा शालीनता से काम हो तो जिस ऊंचाई तक हम जा सकते हैं, वह अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है किसी चीज का, आपको सम्मान नहीं है, आप उस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं, तो आप समझिए कि उस सब्जेक्ट का भी दरवाजा आपके लिए बंद होते जाता है, जो कि हमारे देश में ये बहुत बड़ा समस्या है कि किसी चीज को निखारने की दिशा से ज्यादा यहां पर मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सिटीज का हाल देखिए क्या है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एम्स हो, सब जगह पर यह है कि आपको जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए आपको अच्छा रिलेशन बना के रखना, नहीं तो फेल हो जाओगे। किस तरह का, मतलब ये सब चीज़ अच्छा नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन बातों में समय गंवाना अच्छा नहीं है। तो अगले वीडियो में वर्नियर कैलिपर आपको एनिमेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। ऊपर में एनिमेशन होगा और नीचे में बैठ करके आपको पढ़ाऊंगा। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जिन लोगों ने पहले पढ़ा भी है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सीखने को होगा। आप स्पष्टता से देख सकिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।